तीसरा परिच्छेद सन 1572 ईशून्य में भारतवर्ष की अवस्था। प्रताप के सामने दो विकल्प। किसी पिछले प्रकरण में हम बता चुके हैं कि राणा सांगा का भारतवर्ष में राजपूत साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न किस प्रकार बियाना के युद्ध में नष्ट हो चुका था। बाबर अपने जीवन काल में अपने जीते हुए प्रदेशों को संगठित न कर सका और न उसके पुत्र हुमायूं के भाग्य में ही इस कार्य में सफलता प्राप्त करना बदा था। हुमायूं में उचित से अधिक उदारता थी, इसलिए उन तूफानी दिनों में वह एक बड़े साम्राज्य को अपने शासनाधीन रखने के अयोग्य था। इसके साथ ही उसके भाइयों का विश्वासघात भी इसमें आ मिला। जब शेरशाह ने बंगाल में बादशाह के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा किया तो उसे अंतिम चोट पहुंची। 23 जून 1536 ईशून्य को कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं भाग निकला और राजपूताना और सिंध की मरुभूमि को पार करके उसे ईरान का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। कुछ काल तक अपनी भूलों पर विचार करने के बाद उसने भाइयों को काबुल और कंधार से निकाल दिया। इसके बाद ही उसने अपनी शक्ति को इस योग्य समझा कि भारतवर्ष में अफगानों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, विशेषतया इसलिए कि उस समय सूर्यवंश फूट के दलों में बट गया था। अंत में नवंबर उसने भारतवर्ष पर चढ़ाई की। कारण छोटे छोटे सन 1554 ईशून्य में उस बार एक राजपूत और इस बार एक बनिए के हाथ से हुमायूं ने राज्य की बागडोर, जो कि सूर्यवंश के हाथ से प्रायः निकल चुकी थी, छीनने का प्रयत्न किया। सरहिंद में उसने सिकंदर शाह सूरी को 16 जून 1556 ईशून्य को परास्त किया, परंतु एक दिन सायंकाल की नमाज मानो हुमायूं के लिए मृत्यु का संदेश लाई और उसने दिल्ली में 27 जनवरी सन 1556 ईशून्य को प्राण छोड़ दिए। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर सिंहासन पर बैठा। उसे हिंदुस्तान के साम्राज्य के लिए घोर युद्ध करना पड़ा। यह काम हुमायूं अधूरा छोड़ मरा था। हेमू ने, जो कि एक हेमू अलवर में राजगढ़ के निकट मचेरी में पैदा हुआ था, उसका संबंध अग्रवालों की धूसर जाति से था। रिवाड़ी में उसने शोरे की एक दुकान की थी। सलीम शाह के नीचे वह सरकारी चौधरी बन गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ईमानदार आदमी था। इसके साथ ही उसमें व्यापार बुद्धि भी खूब थी। इससे वह दुकानदार की अवस्था से उठकर आदिल शाह का प्रधान सेनापति बन गया था और इस समय दुआबे का वास्तविक स्वामी था। दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाया। वह इतना तुच्छ न था जितना कि मुसलमान इतिहास लेखक अपने वर्णन में उसको दिखलाते हैं, जिसने हुमायूं के रणबांकुरे योद्धाओं को अपने सुदूर घरों की याद दिला दी। वह अवश्य ही बड़ा यशस्वी रहा होगा। सलीम शाह की नज़र में चढ़ गया, जिसने अपने यहाँ उसे एक छोटे से काम पर लगा दिया। सलीम शाह की मृत्यु के अनंतर आदिल शाह सूरी के गद्दी संभालने पर हेमू की शक्ति बहुत बढ़ गई। वह उसका प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति बन गया। उसने बंगाल के सूबे दार मोहम्मद खां सूरी को कपस घाट के स्थान पर हराया, जहां कि वह मारा गया। उसने फिर आदिल शाह के दूसरे प्रतिद्वंद्वियों को भी पराजित करके अंत में उसको भारत का एकमात्र स्वामी बना दिया। उसने ऐसे ऐसे महान कार्य किए जो मनुष्य की कल्पना में भी नहीं आ सकते। यद्यपि वह सदा रोगी और दुखी रहता था और हाथी की पीठ पर बैठकर इधर उधर जाता था, इतने पर भी उसने बंगाल के शासक सुल्तान मोहम्मद को हरा दिया था। आदिल शाह के शत्रुओं के साथ उसने 22 लड़ाइयां लड़ी और वह सब में विजयी रहा। उसने राजा की पदवी ग्रहण की और अपने को विक्रमादित्य कहलाया। भारतवर्ष में हिंदू साम्राज्य की स्थापना का यह दूसरा प्रयास भी 5 नवंबर सन 1556 ईशून्य को पानीपत के युद्ध में विफल हुआ और अकबर बैरम खां के प्रताप से दिल्ली के सिंहासन पर निष्कंटक राज्य करने लगा। कुछ काल अर्थात सन 1556 ईशून्य तक बैरम खां ने शासन की बागडोर अपने हाथ में खूब कसकर पकड़ी।
फिर तालवाड़ा में पंजाब में होशियारपुर जिले के अंतर्गत बैरम खां ने अकबर की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के सामने सिर झुका दिया। इसके बाद कुछ काल तक स्त्रियों का शासन चलता रहा और अकबर ने सन 1564 में इससे छुटकारा पाया। अब अंत को वह पूरा दो सम्राट बन गया। भारतवर्ष पर शासन करने के पहले अकबर के सामने दो समस्याएं थीं। एक ओर तो उसे भारतवर्ष के बड़े भाग को जीतना और उस विजय को दृढ़ करना था। दूसरी ओर मुसलमानों के राज्य के धार्मिक आदर्श से अलग भारत के लिए कोई नई शासन प्रणाली निकालनी थी। यद्यपि शासन करने के लिए भारत पर पहले विजय प्राप्त करना आवश्यक था, फिर भी राज्य का दृढ़ीकरण अकबर की शासन नीति ही पर निर्भर डालकर राज्य करने की नहीं हो सकता और कि काफिरों को मुसलमान करता था। सैनिक छावनियां रीति का क्रम सदा के लिए, खासकर एक ऐसे देश में जहां बनाने की कोई आशा न हो। इसलिए उसने यही ठीक समझा कि दिल्ली के सिंहासन को दृढ़ करने के लिए मुसलमानी ढंग से शासन करना युक्ति संगत नहीं। इन दो प्रश्नों को हल करने में अकबर जी जान से लग गया और थोड़े ही समय में उसे उनका हल भी मिल गया। उसने बुद्धिमानी से हिंदुओं को भी राज्य प्रबंध में स्थान देने का निश्चय किया। उसने इससे भी आगे पैर बढ़ाया। तदनुसार उसने अपनी हिंदू और मुसलमान प्रजा के बीच का अपमानजनक भेदभाव मिटाकर बहुत से ऐसे विधान भी प्रचारित कर देने की आज्ञा दी जो इस्लामी शासन के विरुद्ध थे। उसकी मनसबदारों की पद्धति इतनी खुली थी कि उसमें हिंदू भी आते थे। जिन 500 या उससे अधिक सवारों के सेनानायकों का आईने अकबरी में उल्लेख है, उनमें से 56 हिंदू थे, परंतु इनके अंतर्गत राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह और बीकानेर के राजा राय सिंह जैसे प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष भी थे। उसने विजित शत्रुओं के सामने बहुत नर्म शतंग पेश करके उनको साम्राज्य का करदाता मानकर तथा जीते हुए प्रदेश उन्हीं के पास रहने देकर अपनी प्रजापरायणता का नमूना पेश किया और अन्य कई प्रथाओं से उसने आत्मसमर्पण का मार्ग सरल कर दिया था। इन विधियों तथा अपने वीर सेनापतियों की सहायता से 1572 ईस्वी तक अकबर ने भारत का एक बड़ा भाग जीत लिया। सिकंदर को हराकर उसे केवल पंजाब मिला था। सन 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से वह द्वाबे का स्वामी भी हो गया। सन 1557 ईस्वी में मेवात और अलवर सर हो गए। जम्मू सन 1558 ईस्वी में विजित और अधिकृत हुआ। ग्वालियर के राजा रामशाह को सन 1556 में राज्य से वंचित किया। रूपमती की प्रसिद्धि वाले बाज बहादुर से मालवा उसे दोबारा जीतना पड़ा। मालवे की विजय के बाद गुजरात की भी बारी आ गई और अंत में मुफ्फर शाह को भगाकर जान बचानी पड़ी। राजपूतों में सत्र से पहले जोधपुर के राव मालदेव की गर्दन पर बादशाह का प्रहार हुआ। उसे सन 1558 ईस्वी में अजमेर, नागौर और जितारन शाही सेनापतियों को सौंपने पड़े। सबसे पहले आमेर, आजकल के जयपुर के राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार की। सन 1556 में ही वह सम्राट को प्रणाम करने आया था। सन 1562 में अकबर ने राजा भारमल की कन्या से विवाह किया। यही कन्या आगे चलकर सलीम की मां बनी। सन 1564 ईस्वी में जोधपुर का राव चंद्रसेन अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया और उसने शिवान के पर्वतों की शरण ली। 4 बरस